ठीक आ रही है ना? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके। इस व्याख्यान माला में आज हमारे साथ मैम इको कर रही है। एक मिनट। मैम आपके साथ 2 सिस्टम ऑन है अभी। इस व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान की शुरुआत करने के लिए मैं आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर किरण शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर किरण ने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से की और उसके पश्चात स्वस्थवृत्त एवं योगा विभाग से आपने यहाँ से एमडी किया और अभी आप स्वस्थवृत्त विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर किरण शर्मा, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। विश्व आयुर्वेद परिषद एनआईए ब्रांच जयपुर की अनवर्त व्याख्यान माला में 283 लेक्चर में मैं डॉक्टर किरण शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का आरंभ, मैम मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ सही है बिल्कुल। कार्यक्रम का आरंभ भगवान धन्वंतरी की वंदना से करने हेतु मैं डॉक्टर दीक्षा प्रिया को धन्वंतरी वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू बॉस। थैंक यू डॉक्टर किरण। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां च व्योमवात अवनिवारिवहनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं संताप जरा ज्वरांतकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। जय आयुर्वेद जय धन्वंतरि। थैंक यू। आज के व्याख्यान के हमारे गेस्ट लेक्चरर डॉक्टर रामनिवास पारासर सर है। सर आपका हार्दिक स्वागत है। सर के बारे में बताना चाहूंगी, सर की यूजी कुरुक्षेत्र हरियाणा और पोस्ट ग्रेजुएशन IPGPRA जामनगर की है। सर का 23 ईयर का क्लिनिक है। सर वेदांता आयुर्वेद दिल्ली के फाउंडर भी हैं। आज के व्याख्यान का विषय है पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग थेरेपी इन आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। सर मैं आज के व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू। डॉक्टर रामनिवास पारासर सर। सर हेलो हेलो, आ रहा है स्क्रीन? यस सर। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। हो गई है वैसे तो, दूसरे स्क्रीन पे मैं शेयर करती हूँ। हाँ सर। हाँ जी सर, हो गई हो गई। नमस्कार। हेलो, नमस्कार टू ऑल यू। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीजेस की। आयुर्वेदा में उसका कितना पॉसिबल है उसको रिवर्स करना ना। किडनी एक मेजर ऑर्गन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ये सब तो आपको मालूम ही है बेसिकली। और इसके कॉजेज हैं जैसे डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रोनिक इन्फेक्शंस, मतलब किसी भी ऐसी बीमारी में जिसमें हाइपर फिल्ट्रेशन किडनी का काफी देर तक रहे, तो उससे किडनी या तो उससे फिर डैमेज हो जाती है धीरे धीरे किडनी, या फिर रीनल आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम हो, स्टेनोसिस हो या नैरोइंग हो गई हो, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो, या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, या ड्रग इंड्यूस्ड,
या कोई ऐसे क्रोनिक किसी भी एक्सीडेंट में या किसी में ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया तो उससे, या एक्सेसिव फास्टिंग से भी किडनी डिजीज खराब होती है, किडनी खराब हो जाती है। और जो किडनी के रिलेटेड कुछ है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, SLE, पॉलीसिस्टिक किडनी और किडनी कैंसर, इनमें भी इनसे भी हैम्पर होती है। तो हम बेसिकली क्रोनिक डिजीज जो बेसिकली डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से जो होती है उस पर ज्यादा बात करेंगे। तो उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, मतलब किसको कहेंगे हम किडनी डिजीज, जिसमें जब हमारा जो GFR है वो 30% से कम चला जाए तो फिर क्रिएटिनिन, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और उसमें इको टेक्सचर पे जो उस पर अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन से करके देखेंगे तो उसमें भी अल्ट्रेशंस आ जाते हैं और यूरिन में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है। इसमें मॉडर्न सिस्टम में तो यही है कि इसका मतलब एक लॉन्ग टर्म सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या मैनेज करते हैं डायलिसिस के थ्रू। रिवर्स करने के लिए या उसको डैमेज की जो रेट ऑफ डैमेज है उसको स्लो करने के लिए भी उनके पास कोई मेडिसिन अभी तक मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। और हम आयुर्वेदा में मैंने देखा कि 3500 के आसपास हम केसेस किए हैं, उनमें 70% में सक्सेसफुली रिवर्स हुआ है। काफी एक्यूट स्टेज, मतलब काफी एडवांस स्टेज से भी काफी पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो उसका हमारा टारगेट ये रहता है कि जैसे जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक किया जाए और नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करने के लिए कुछ मेडिसिन हैं आयुर्वेद में, उनसे होता है बेसिकली। अगर हम आयुर्वेद में देखें कि ये कहाँ पे मेंशन्ड है, तो एक मधुमेह एक डिजीज है। मधुमेह मतलब बेसिकली डायबिटीज, ज्यादातर लोग सोचते हैं डायबिटीज है वो, लेकिन जितने उसके 20 टाइप्स हैं, जैसे 10 कफ की या 6 पित्त की या 4 वात की, जो 6 पित्त वाली है और 4 वात वाली है वो बेसिकली जो 6 पित्त वाली है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और या उससे रिलेटेड डिजीज डिसऑर्डर्स में आती है, और एंड स्टेज किडनी डिजीज जो 4 वात के टाइप है वो उसमें ही आती है। और उसके ट्रीटमेंट को उसको जो उसमें ट्रीटमेंट चरक संहिता में बेसिकली दिया है उसको हमने लोगों पे देके देखा और वो सक्सेसफुली उससे ठीक होते हैं। तो जैसे मतलब लगभग हमारे जैसे 3500 में से 40% पेशेंट ऐसे थे जो डायलिसिस पे थे 1 या 6 महीने से, और उनमें से जिनका हमें मालूम है कि यूरिन थोड़ा आउटपुट ठीक है और क्रिएटिनिन बेशक 10 से 12 के बीच में हो, तो 3 से 6 महीने में उनका डायलिसिस छूट जाता है और किडनी साइज 20% से ज्यादा रिड्यूस ना हुआ हो। तो 1-2 केसेस जैसे अभी 1 साल में हमारे पास लगभग 12 केसेस ऐसे आए हैं। 12 केसेस, 12 में से 10 का छूट पाया, 2 का नहीं छूट पाया। और उनमें से जो जब डायलिसिस, प्री डायलिसिस जो क्रिएटिन का लेवल था वो था 10 से 12 के बीच में, और उसका मतलब 2-1 महीने में, और क्रिएटिन और डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी थी थ्राइस ए वीक। तो जब हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट उनका, और एरिथ्रोपोएटिन भी लेना पड़ रहा था, 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा था, और हीमोग्लोबिन भी 9 के 10 के आसपास ही मेंटेन हो पा रहा था एरिथ्रोपोएटिन के साथ भी ना। तो हमने जैसे शुरू किया तो 1-1.5 महीने में मतलब उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ। क्रिएटिनिन जैसे प्री डायलिसिस कंडीशन में 7 या 8 आने लगा, तो फिर हमने डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम करवाई और 5 के बाद आया तो डायलिसिस बंद कर दिया। और ये वेरियस ओरिजिन के थे, मतलब कोई एक था नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से जिससे खराब हुई यंग एज में, और कुछ 5-6 लोग थे जिनका क्रोनिक इन्फेक्शन था और डायबिटीज था, उनकी वजह से खराब हो गए। कुछ लोगों का था, 5-6 लोगों का इनमें से डायबिटीज की वजह से था, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से। तो आयुर्वेद में ये पोटेंशियल है कि उसको रिवर्स कर सकते हैं। और मतलब कुछ तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे को याद है अभी, मतलब कोई 20 साल पहले हमने किसी का किया था, US में कोई डायलिसिस करवाते थे वो हफ्ते में 3 बार, और उनको डायबिटीज के था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और सोरियासिस था और CKD, हाइपरटेंशन, थायराइड, तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ डायबिटीज थे। लेकिन हमने CKD का ही ट्रीटमेंट किया उनका, और उनका 3 महीने में डायलिसिस छूट गया, और अगले 6 महीने में मतलब हमारी भी मेडिसिन की उनको जरूरत नहीं पड़ी, मतलब 2 से नीचे उनका क्रिएटिनिन आ गया। अभी भी हर बार वो मतलब 1 साल में ऐसे रिपोर्ट करवाते हैं तो हमें दिखाते हैं, तो अभी क्रिएटिनिन 1 से नीचे ही रहता है और किडनी साइज बिल्कुल मतलब नॉर्मल आ गया, तो इको टेक्सचर बिल्कुल रिवर्स हो, मतलब नॉर्मल किडनी जैसा हो गया। तो ऐसे काफी सारे केसेस हैं। और जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत अर्ली एज में, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी बेसिकली स्टेरॉइड ही देते हैं और प्रोटीन लीकेज को कम करने के लिए, किडनी डैमेज को फर्दर रोकने के लिए। तो हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन को पित्त प्रमेह का कुछ ट्रीटमेंट किया,
तो उससे प्रोटीन लीकेज भी ठीक हो जाता है और जो इन्फ्लेमेशन अंदर होते हैं वो भी ठीक हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी उसके साथ वो भी मतलब रिवर्स ठीक हो जाता है। तो ये आयुर्वेदा के पोटेंशियल है, लेकिन हम शायद उसको ये बात है कि हम कोई भी उसमें मेटल वगैरह यूज नहीं करते। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जरूर किसी किसी में गोल्ड मैंने यूज किया है, बाकी सब में हर्बल को देते हैं और नेफ्रो डाइट पे रखते हैं। और इनका इफेक्ट देखने के लिए हम जैसे जो भी मॉडर्न के पैरामीटर है, क्रिएटिनिन, यूरिया, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये प्रोटीन, यूरिया और या माइक्रोस और सीएमडी, पोटेशियम, इन सब पे इफेक्ट्स देखते हैं हम, टाइम टू टाइम एसेस करते हैं हर महीने। और क्लिनिकल फीचर जो आयुर्वेद में दिया है वो भी अग्नि वगैरह का ध्यान रखते हैं। ये है एक इसका शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके स्पेसिफिक तो बताइए। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, क्या आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। अभी तक सर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा ठीक है। बेसिकली ये जी सर। renal cause और because of the systemic cause, depending on that कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ब्रीफली बताया डॉक्टर साहब ने, with all the monitoring and different monitoring के दौरान different requirements arise होती हैं पेशेंट के लिए, वो treatment करते हैं। If there are any specific things that anybody wants to ask, they will be answer on the basis of his practical experience. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि किडनी रिजुविनेट करने के लिए हम बेसिकली कौन सी हर्बल ड्रग है जिसको हम यूज कर सकते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा गुड़ चिकन। सर किसी भी फॉर्म में? यूजली तो मैं तो एक्सट्रैक्ट यूज करता हूँ वैसे। जी जी सर। ओके, थैंक यू सर। The prognosis. Yeah, please go ahead. डॉक्टर रामनिवास। सर बताइए। हाँ जी, डॉक्टर साहब एक आधा कोई केस ही प्रेजेंटेशन कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास क्या इतना ऑडियंस है नहीं, तो आपका एक आधा केस है तो उसमें कुछ केस प्रेजेंटेशन में ज्यादा अपना अच्छा रहेगा। जैसे अभी अभी रिसेंटली किया, अभी 32 साल का लड़का है, वो यूएस से आया था बेसिकली, और उनका क्रेटिनिन था 15 के 12 से 15 के बीच में, प्री डायलिसिस कंडीशन में, और 3 बार हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा था। ओरिजिन था उसका नेफ्रोटिक मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एएनए एक बोलते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, वो पॉजिटिव था बेसिकली, और हीमोग्लोबिन था 9। तो हमने शुरू किया उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो मतलब 1 महीने के बाद जो हीमोग्लोबिन है वो 12 के आसपास पहुंच गया और क्रेटिनिन 7 पे आ गया। और उसके बाद फिर डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी जैसे कम की, 3 के बाद 2 कर दिया, फिर 1 कर दिया, और फिर अब डायलिसिस छूट गया 3 महीने में। और अभी लगभग 5 के आसपास उनका क्रेटिनिन है, और जो हीमोग्लोबिन है वो 14 के आसपास रह रहा है, यूरिया 60 के आसपास है। तो और इको टेक्सचर जैसे पहले एक उनके अल्ट्रासाउंड में एंड स्टेज या स्टेज 5 किडनी डिजीज आ रही थी, अभी आ रहे हैं 1 और 2 के बीच में। तो ये है एक अभी रिसेंटली केस। आई थिंक इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि कितना क्लोजली उसको मॉनिटर करते हैं, जिसमें हफ्ते में अगर जो लोग 3 बार करवाते हैं तो उनका उतनी ही बार उसका असेसमेंट होगा, तभी डिसाइड कर पाएंगे कि 3 से 2 बार करने से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं कि भाई बंद कर दो सडनली और फिर पेशेंट को इमरजेंसी क्रिएट हो जाए। तो हर एक ये पैरामीटर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हुए ये करना उचित रहता है। सर ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या रहती है बेसिकली, कैसे ट्रीट करते हैं पेशेंट को, क्या ड्रग्स यूज करते हैं सर, वो जानना है। बेसिकली तो जो
हमारा मधुमेह ट्रीटमेंट है ना, मधुमेह में जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। जैसे गुडुची एक है, और एक जैसे इनमें जो इस पेशेंट में जो ये किया पिपलीमूल एक है, पिपलीमूल क्योंकि ऑटोइम्यून ओरिजिन का था तो इम्यूनोमोड्यूलेटर है वो, और एक वो भूमि अमल की और पिपली, मतलब अलग अलग पेशेंट्स का अलग अलग रहता है, एक ही जैसा नहीं रहता सब। जैसे इन पेशेंट में जो किया वो भूमि आंवला, पिपली और पुनर्नवा एक कॉम्बिनेशन दिया, जो कि मतलब बेसिकली ऐसा है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को थोड़ा ठीक करेंगे, और दूसरा एक कॉम्बिनेशन दिया थोड़ा वो नागरमोथा और गुडुची। हर्ब्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सर जो ग्रीन ड्रग है, हर्बल ड्रग जैसे पुनर्नवा या गोक्षूर, इसको किस फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं अगर हमें कहीं से प्योर मिल रही है? हाँ, पुनर्नवा जैसे गोक्षूर तो मैं यूज नहीं करता क्योंकि वो तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होता है बेसिकली, और पोटेशियम बढ़ जाता है, और क्रिएटिनिन में मतलब किडनी डिजीज में पोटेशियम क्रिएटिनिन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और पुनर्नवा की सिर्फ मूल यूज करनी चाहिए, लीव्स नहीं। सर उसी पे थोड़ा सा आप आगे गाइड कर दीजिए, जो भी आपने जो ड्रग्स बताई है, भूमि अमल की, गोक्षूर या जो भी भूमि हाँ अमल के बाद पंचांग लेते हैं, पंचांग का वाटर एक्सट्रैक्ट लेते हैं, बनाते हैं मतलब जैसे। नहीं सर, जैसे अभी आपने कहा कि गोक्षूर से पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे ही कुछ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और आपकी किसी ड्रग्स पे रही हो जो कि हम इसमें किडनी डिसऑर्डर में यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे ऐसा कुछ? नॉर्मली जैसे जो यू मतलब मैंने जो देखा है, जो बाहर यूज करते हैं आरोग्य वाले नहीं दे देते हैं किसी को भी, कोई चंद्रप्रभा बेटा दे देते हैं, ये ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। जी जी क्योंकि उसमें कॉपर होता है, आयरन होता है, ये सब ने, क्योंकि इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कम लोगों में होता है किडनी डिजीज में। वो किडनी में एरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से ऐसा होता है, और एरिथ्रोपोइटिन को बनाने के लिए भी और किडनी को रिजोनेट करने के लिए भी और कुछ और दूसरे हार्मोन्स को क्रिएट करवाने के लिए भी गुडुची सबसे बेस्ट ड्रग है उसमें। सर आरवीआर कैसा चलता है सर किडनी पेशेंट के लिए? आहार विहार, आहार विहार में आहार विहार में लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए एक्चुअली। और अगर मान लो पेशेंट किडनी उस पे नहीं है, मतलब डायलिसिस पे नहीं है, और उसकी मसल्स वगैरह ज्यादा वीक नहीं है, तो सभी प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बंद कर देने चाहिए, जैसे दालें वाले बंद कर देने चाहिए जहां तक हो सके, और फ्रूट्स सब बंद कर देना चाहिए। फ्रूट्स में एक दो ले सकते हैं जिसमें लो पोटेशियम वाले और लो फॉस्फोरस वाले, जैसे एप्पल या बबूगस वगैरह। ज्यादा फ्रूट्स नहीं देने चाहिए। और अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो कुछ प्रोटीन का, जैसे दालें वाले, फिर देनी चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स नहीं देने चाहिए क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम सब ज्यादा रहता है, तो वो नहीं देने। और एक उसमें कई 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 पेशेंट्स का हमने बस्ती किया, बस्ती क्रम ना 10 मूल क्वास से, मतलब एक 8 दिन का या ऐसे को 10 मूल से और क्वास से और 10 मूल तेल से, तो उससे भी कई बार जैसे 7 से 8 सीटिंग के बाद 0.7 भी आ गया, कुछ पेशेंट्स को आ जाता है ऐसे, उससे भी अच्छा फिल्ट्रेशन हो जाता है सर। सर, कुछ जो पेशेंट्स जो बिल्कुल न्यूली डायग्नोस्ड होते हैं, जैसे मेरे कोई है नोन, उनमें काफी टाइम से डायबिटिक हैं वो, और अब वो मतलब एमआई का उनको सडन अटैक आया, तो उसकी वजह से वो एक्यूट रीनल फेलियर में चले गए, तो उनको इंस्टेंट डायलिसिस स्टार्ट कर दिया, मतलब वो 15 डेज तो रेगुलर डायलिसिस हुआ, और अब ऑल्टरनेट डे पे चल रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं? उसमें मतलब उनका यूरिन आउटपुट कैसा है? सर अभी तो मुझे इतना जितना उन्होंने मुझे बताया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाँ। हमें ऐसे केसेस में करना चाहिए कुछ, क्योंकि अभी इनिशियली 15 डेज तक कॉन्टिन्यूस डायलिसिस हुआ और अब अल्टरनेट डे पे चल रहा नहीं, करना चाहिए, ऐसे केसेस में करना चाहिए और हो जाते हैं ठीक। है। जी जी सर। तो इसमें आप पुनर्नवा और गुडुची का कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। ओके सर, और एक कहते हैं कि जैसे किडनी पेशेंट जो डायलिसिस पे, उन्हें वाटर इनटेक को थोड़ा सा मतलब जितना हम लिमिट ही करना पड़ता है। 6 से ज्यादा क्रिएटिनिन हो तो 1 लीटर से कम पानी पीना चाहिए। ओके सर।
और किडनी मतलब डायलिसिस पे है तो क्योंकि तो पानी भी और इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों क्रिएटिनिन यूरिया और पानी निकालने के लिए है ना, नहीं तो पानी ज्यादा होता रहेगा तो हर ज्यादा डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। जी तो जी आप सर। जैसे बोलते हैं उसमें फ्लूइड लेना चाहिए। अच्छा सर। और हाँ, मुझे ध्यान है, अभी उन्होंने बताया था कि उनको बिल्कुल यूरिन बिल्कुल बंद हो गया है, तो वो उसके लिए उन्होंने कैथेटराइजेशन भी करा रखा है, यानी वो नेचुरल अर्ज नहीं होती यूरिन पास करने। जो मैंने आपको केस बताया ना, उसमें ये बताया था उन्होंने। यूरिन आता है लेकिन कैथेटर से निकलता है। हाँ हाँ, कैथेटर से निकलता है, ऐसे अपने आप अर्ज फील नहीं होती। तो हो सकता है उनका न्यूरोपैथी भी डेवलप हो गया हो। जी जी सर। तो उसके साथ ना जैसे गुरुजी पुनर्वा के साथ कुछ पहुंच पहुंच का कुछ दे दीजिए, ओके सर। तो ब्लैडर की नाव को थोड़ा वो रिजनेट कर देंगे, थोड़ा अर्ज भी होने लगेगी। जी जी सर। बेसिकली कॉज को देखना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली कॉज और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी है ना, उसको देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब। हाँ बताइए। हेलो जी, डॉक्टर साहब बोलिए। हेलो। नहीं, उनका आवाज बोल रहा है। एसी बता देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अपने पास काफी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ केस खत्म हेलो। हो हाँ जी, मैं हाँ ऐसा ही कुछ, क्योंकि विरल भाई भी नहीं है तो हमारा जैसे घंटा 1.5 घंटा एक बार कोई डिस्कशन रहता है किसी विषय को लेके, या फिर मैं डॉक्टर भावना से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई अ, विषय ऐसे, जैसे पहले भी जयपुर में आप आए थे तो प्रकृति का विषय आपने बहुत सुंदर तरीके से रखा था पीजी स्कॉलर्स के सामने, आपको याद होगा हम गार्डन में मिले थे। तो मैं डॉक्टर भावना से निवेदन करूंगी या डॉक्टर साहब कोई भी, तो आज की हमारी ज्ञान चर्चा ऐसे जो हम घंटा 1.5 घंटा करते हैं तो वो। जी डिस्कस होता रहे तो जैसे जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कुछ हैं केसेस, जैसे 5 से 6 साल के बच्चों में या 2-3 साल के बच्चों में भी हो जाते हैं ना, जैसे प्रोटीन लीकेज है लगभग +4, है ना। तो हम जैसे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसके 2-3 महीने बाद +2 आ गया, फिर +1 आ गया, फिर ऐसे पूरा ठीक हो जाता है। और जैसे उनका फिर अटैक्स होते रहते हैं, स्टेरॉइड से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं काफी सारे, मॉडर्न में तो यही है ना। तो उसमें ऐसे 6 महीने में फिर हो गया, 2 महीने में फिर हो गया, तो ऐसे। लेकिन आयुर्वेद से ठीक होने के बाद दोबारा दोबारा नहीं होता। वही है, कॉज के हिसाब से जैसे हाँ, कोज के हिसाब से। और बेसिकली तो देखो, ये डिजीज, मैं तो ये मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जो भी हमें डिजीज समझ में आती है वो आयुर्वेद में चरक में कहाँ लिखी है स्पेशली, और चरक में उस डिजीज के लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसी में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके हम लोग यूज करते हैं। मतलब लगभग हमारे कोई पास कोई 150 के आसपास हर्बल एक्सट्रैक्ट रखते हैं। तो जैसे ही पेशेंट आता है उसके डिजीज की स्टडी करके और उसके अनुसार फॉर्मुलेट करके देते हैं। मतलब ऐसे नॉर्मल कन्वेंशनल जैसे होते हैं ना भाई, और ऐसे कंपाउंड्स डिफरेंट कंपनीज के बने हुए, ऐसे इस टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास नहीं रहते। और एक कुटकी देने के लिए हम आरोग्यवर्धिनी नहीं लिखते, कुटकी हमारे पास अलग से ही होती है, कुटकी ही देते हैं फिर उसको। तो ये एक डिफरेंस है दूसरे लोगों की अप्रोच में और हमारी अप्रोच में। तो हम सोचते हैं चरक या सुश्रुत में जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा मेटल्स का, बहुत ज्यादा उसका कुछ यूज ही नहीं है। और पूरी किसी भी डिजीज की अंडरस्टैंडिंग हम चरक या सुश्रुत या वागवट से डेवलप करते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम क्यों नहीं फॉलो करते। बस फर्क रहता है कि हमें वो डिजीज कहाँ लिखी है। जैसे किडनी से रिलेटेड आप कोई भी नहीं देखेगा, वो मुस्तक में ढूंढेंगे, बस्ती रोगों में ढूंढेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से उसको डायबिटीज वाले डिजीज को पढ़ेंगे, तो वो एक तो टाइप्स नहीं है, स्टेजेस है ना, डिफरेंट, एक से दूसरे दूसरे ऐसे स्टेजेस में कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये कि सिंगल एक ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कफ की बढ़ने से वजह से डायबिटीज होती है। लेकिन जैसे ही कफ होता है, दूसरा पित्त या वात थोड़ा सा नॉर्मल रहते हुए भी वो ज्यादा कम होता है, तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स इससे अफेक्ट होते हैं, है ना। और मतलब एडिपोज टिश्यूज किस ऑर्गन में नहीं रहता, सभी जगह रहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है तो सब जगह सभी ऑर्गन उससे लगभग अफेक्ट होते हैं। तो उसमें किडनी भी है, उसमें लीवर भी है। तो कुछ पित्त टाइप की ऐसी है जिसमें हेप्टोमेगाली होती है, हेपेटाइटिस हो जाता है। और पित्त की ज्यादातर टाइप्स फिर 3-4 उसमें से ऐसी है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करती है।
या हिमोलिटिक यूरिक सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करती है। वो चारों जो वातज टाइप है ओजोमे ये वगैरह, तो वो सब के सब सीकेडी को एंड स्टेज किडनी डिजीज को करती है। और इसमें एक ऐसा श्लोक भी है, उसमें बाद में चरक संहिता में देखेंगे आप। तो अगर मान लो ये इस प्रोसेस से डीजनरेट हो के किडनी डिजीज ना हुई हो, सडनली अपने आप होना हुई हो, तो यूरिन जो आता है उसमें ऐसा आता है जैसे किसी ने मतलब तेल आया हो यूरिन में, तैलीय जैसा यूरिन आता है। और ऐसे भी मैंने कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिनमें बिल्कुल वही बोलते हैं कि तेल तेल आ जाता है जी यूरिन जब करते हैं। और वो ऐसे लोग भी फिर उनका प्रोग्नोसिस वैसे ज्यादा पुअर होता है, लेकिन वो भी ठीक होते हैं। ये है कि हमारे कीन ऑब्जर्वेशन रहने चाहिए स्टेज पे डिजीज की और कॉजेज पे, उसके अनुसार हम लाइफस्टाइल रिकमेंडेड लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ खाने का चेंजेस और मेडिसिन, इनसे ठीक हो जाता है। और मेडिसिन भी अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीके से देते हैं, जो कि हर्बल एक्सट्रैक्ट है ना। जैसे गुरुजी है तो लीवर को रिजेंट करने के लिए भी काम आती है और किडनी के लिए भी आती है। ऐसे पुनर्नवा भी लीवर के लिए आता है, तो उससे यूरिया वगैरह जल्दी कम हो जाता है, क्योंकि यूरिया यूजली लीवर में बनता है और क्रेटिनिन जो है प्रोटीन के टूटने से बनता है, और वो किडनी क्लियर नहीं बनता थी, वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। और वो एक्यूमुलेट क्यों हो जाता, क्यों नहीं क्लियर कर पाती, या नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या उनके जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, या पोर ब्लॉक हो जाते हैं, आर्टरी जो रीनल आर्टरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन सब कॉजेज के अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह कुछ हो तो कई बार सर्जरी उसमें करनी पड़ती है, जैसे रीनल आर्टरी का कुछ वो कर देते हैं, बैलूनिंग कर देते हैं तो ठीक हो जाती है। स्टोन भी जब भी बनते हैं जब वीक हो किडनी, तो फ्रिक्वेंटली स्टोन बनते हैं। तो स्टोन किससे बनेंगे कि उसमें अगर मान लो पृथ्वी की अग्नि को हम ठीक कर दें, इससे कर सकते हैं उसको गुडुची की ना, उससे सॉरी हरितकी की अस्थि से, मतलब हरितकी की जो सीड होता है ना, उसको खिलाएं तो उससे ठीक हो जाता है, 10 मूल से हो जाता है। और कुछ आपका क्वेश्चन हो तो क्वेश्चंस बताइए, उसके अनुसार मैं देख, क्योंकि हमारे पास तो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं ना क्वेश्चन लेके, उनका आदत पड़ गई क्वेश्चंस की आंसर करने की, ऐसे अपने आप से बोला नहीं जाता मुझसे। जी डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए तो पता है, एक बार मैं सभी को कहती हूँ कि पढ़कर आते हैं, क्योंकि पढ़ के भी आना बड़ा जरूरी है प्रश्न पूछने के लिए, अग्निवेश की तरह एक लेवल होना चाहिए। अभी इसका ये है कि आज अभी जैसे ये है कि मधुमेह वाला चैप्टर दोबारा से पढ़े, अच्छे बार 2-3 बार पढ़े तो पता चलेगा कि हाँ यही सीकेडी है जी। और फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा हमें, हाँ इसमें से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी जी जी। सर एक क्वेश्चन आया है। हाँ डॉक्टर कोमल ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि सुसाइडल ड्रग्स से किडनी फेलियर को कैसे समझ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं सर? वो तो कोई भी जैसे एंटीबायोटिक, पेन किलर, कोई भी ड्रग इंजरी कर सकती है उसको, तो इंजरी तो उसमें दिखाई देगी अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन, है ना, उसके अनुसार ही उसको रिपेयर करने की कोशिश करें। बहुत सारी ड्रग इंड्यूस तो किडनी डिजीज बहुत फेमस है ना, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं ना? बहुत बहुत सारी है मतलब, और पेन किलर्स, कंटिन्यूस पेन किलर्स लेना, ये मेटेलिक प्रिपरेशंस भी है कुछ, जिनका मतलब कुछ ऐसे सन के पेशेंट होते हैं हमारे पास भी आते हैं, तो वो हर महीने, क्योंकि हम आयुर्वेदिक दे रहे हैं, उनको बोलेंगे नहीं हम तो हर्बल ही दे रहे हैं, फिर भी वो हर महीने मरकरी, कैडमियम ये सब करवाते रहते हैं, ताकि हमें कोई दिया तो नहीं। तो उसका भी सेम है, ड्रग इंड्यूस जो है वो भी उससे ऐसे रोकना तो पड़ेगा ही उसको। जी डॉक्टर साहब, मैं इसके बाद डॉक्टर भावना पराशर जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप आके प्रकृति और जीनोमिक्स के ऊपर हमारे सभी प्रतिभागियों का एक बार मार्गदर्शन करें, और जिससे मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छा विश्वास का भाव आयुर्वेद के प्रति भर देते हैं कि कितने साल तक एक विषय को लग के हम इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, और उसमें से कुछ बहुत अच्छे परिणाम भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो विश्व के बहुत बड़े समाज के द्वारा उसको स्वीकार भी किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपको विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ।
नहीं, हमें ये बहुत बहुत जल्दी से, हमें बहुत अच्छे से और डीपली ये सोचना चाहिए कि जी हमारे आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के अप्रोच में और एलोपैथी में डिफरेंस क्या जी है ना। डॉक्टर। तो अगर हमें ये थोड़ा समझ में आ जाए, तो हम जैसे बात करते हैं होल सिस्टम, आयुर्वेदा में होल सिस्टम है, हमें नहीं पता होल सिस्टम है क्या, होल सिस्टम क्या है, बताइए क्या है, कि आपका स्टूडेंट कोई बताए कि होल सिस्टम जो उसकी हम बात करते हैं वो है क्या एक्चुअली। तो जैसे उसमें क्या है, जैसे उसमें मॉडर्न में क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे एक टारगेट, कुछ टारगेट है उसके 200 या 250 सभी ड्रग्स के मिला के, बस उस टारगेट पे काम करने वाले कोई मेडिसिन देते हैं। जैसे बीपी के लिए बीटा ब्लॉकर, अल्फा अल्फा चैनल ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये इस टाइप के टारगेट्स हैं। किसी में रेंडमली हम, किसी में कोई सूट करती है, किसी में कोई सूट करती है, ऐसे रैंडमली दे दे के और देखते हैं कि जिससे कंट्रोल रहता है वो करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जब हम कभी भी सोचेंगे ना, तो उसमें मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगी, उस टारगेटेड टिश्यूज पे काम करेंगी, उसके और बहुत सारे फंक्शंस को ठीक करेंगे। जैसे अभी वासा पे एक स्टडी की वहां उन्होंने, तो वो मतलब ब्रोंकोडायलेटर भी है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो हाइपोक्सिया की जो उससे रिलेटेड जीन है उसके ऊपर भी काम है उसका, और वो जैसे हिस्टामिन या साइटोकाइनिन क्रिएट होते हैं ऐसे सभी एस्थमेटिक डिजीज में, वो भी उससे ठीक हो जाते हैं। फिर एस्थमा, जिसको लॉन्ग टर्म एस्थमा रहता है या एलर्जी कंडीशन रहती है, उनके लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाते हैं, तो उससे वो भी कम आ जाते हैं। तो ये मतलब हम होल सिस्टम पे ऐसे काम करते हैं। क्यों करती है वो? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रह के बड़े हुए हैं ना, ऐसे ही वो पेड़ पौधे भी हमारे उसी सेम एनवायरनमेंट में रह के उनमें से जो भी मेटाबोलाइट्स है वो बनते हैं। जैसे फिर जैसे एक सिंपल सी चीज है कि औषधि दे दिए, किसके वीर्य प्रधान औषधि होती है, वो वीर्य से काम करती है। आहार जो है वो रस से काम करता है, और आहार का देवता कौन है? वो सूर्य है। और औषधियों का क्यों है? चंद्रमा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आहार है उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब है जो बिल्डिंग बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वो, मतलब मेनली उसमें वो रहते हैं। थोड़े बहुत मिनरल, थोड़े बहुत एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स थोड़े रहते हैं, लेकिन मेनली वो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं बॉडी के, इसलिए उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और मेडिसिन में क्या रहते हैं, जो औषधि बोलते हैं उनको, उनमें रहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो हमारे सिस्टम में किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस लाते हैं उसमें, ताकि उस डिजीज प्रोसेस को वो ठीक कर सके, है ना। तो औषधि में और आहार में अगर हम इस लाइन को समझेंगे ना, अगर मॉडर्न फार्माकोलॉजी, मॉडर्न लैंग्वेज में, तो हमें भी खुद भी अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं, ये तो काफी डीप साइंस है। क्योंकि हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते इतना सारा पढ़ने के बाद, इतना सारा पोटेंशियल होने के बाद? क्योंकि एक तो हमें देखने को मिलता नहीं है इतना ज्यादा अच्छा, फिर हमें डीप अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए हम उसको पे फेथ नहीं कर पाते। इधर उधर से फॉर्मुलेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसने ये बताया, वैद जी ने तो वैसा शुरू कर दिया, उसने वो किया, तो उससे बात नहीं बन पाती, हमें कभी कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो कब आएगा? जब हमारे कंसेप्ट ठीक ठाक बन जाएगा। अग्नि मतलब हम कुछ भी ना देखें, अग्नि देखें, सिर्फ अग्नि देखें, अग्नि का काम करें, और दूसरा जो हमारे क्या कहें, सांस लेने की गति है, स्टूल जाने की है, यूरिन जाने के, इनकी क्वालिटी चेक करते रहे, है ना। आम की राम की इन्हीं से अवस्था पता चलती है हमें। तो सिर्फ इन पे काम करें तो उसमें से 70% डिजीज में इफेक्ट आता है, सिर्फ उस पे देखने से। तो हमें आयुर्वेद को ज्यादा डीपली समझने की जरूरत है। जैसे हम एक सिंपल सी चीज है, जैसे बोलते हैं कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 उपस्तंभ है उसके आयुर्वेद, है ना। क्या मतलब है इसका? कोई बता सकता है क्या? हेलो, हेलो। तो ये समझ सकते हैं इससे शायद कि जिनका बेसिक फूड पैटर्न, डाइट पैटर्न या स्लीप पैटर्न ठीक है, उनका बाकी सब ठीक है, तो एक बेसिक्स उनकी पर्सनल हिस्ट्री में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आहार को क्यों उपस्तंभ बोला है उन्होंने, निद्रा को क्यों उपस्तंभ बोला है ना। और
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो सर्कैडियन रिदम है उसके साथ हम कितना तालमेल बना के चलते हैं, अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं, है ना। हम एक वर्ड में अटक जाते हैं उसमें। तो आहार क्यों है? आहार क्योंकि हमारे दोष धातु मल, इनके बनने को या इनके एनरिच करने को, मन को एनरिच करने को, सेंसेस को एनरिच करने को, इन सब पे काम करता है ना वो। तो हमें देखना चाहिए फिर कि उसका मतलब क्या है ना। निद्रा भी क्या क्या करती है, मतलब हमारे किसी जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने में कुछ काम आता है क्या वो, या हमारे सेंसेस को कामनेस करने के लिए, या बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई इसका रोल है क्या। तो उससे रिलेटेड पेपर है। अगर मान लो कोई दिन में सोए और रात में ना सोए, है ना, तो उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, मतलब हमें ये सब चीजें, स्टेट पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, या बहुत सारे टॉक्सिन्स जैसे नर्व सिस्टम के एक्यूमुलेट होते होते ओल्ड एज में नर्व से रिलेटेड डिजीज होने शुरू हो जाती है, उसमें कुछ उसका रोल है क्या, है ना। तो उससे रिलेटेड अगर गूगल पे हम सर्च करेंगे ना, मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो हमें ये समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी कि आयुर्वेद में कितना ज्यादा डीप नॉलेज एम्बेडेड है हर एक चीज का, है ना। और सिरकैडियन रिदम के अनुसार तो ये आ रहा है अभी, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जैसे हमारे यहाँ पे जो एक कम्युनिटी थी जैन वाले ना, वो थोड़ा तला हुआ या ऐसा कुछ ज्यादा खाते हैं, ऑयली ज्यादा खाते हैं, तो वो सूरज छिपने के बाद नहीं खाते, सूरज उगने से पहले नहीं खाते। तो उनके लिए वो कितना जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पे वो काम है उसका, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती, बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को करेक्ट करके रखता है वो हैबिट। तो हमें ऐसे डीपली सोचने की जरूरत है, आयुर्वेद को पूरा 100% सच मान के। सर एक आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ज्यादा फास्टिंग करने की वजह से भी किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, सर उसे कैसे समझ सकते हैं? उससे ऐसे समझ सकते हैं, उससे जो एक्यूमुलेट, जैसे सबसे पहले हमें कम फास्ट करें तो क्या कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह, मतलब फैट्स यूज होते हैं। फिर प्रोटीन यूज होने शुरू हो जाते हैं जब ज्यादा लॉन्ग प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं ना। तो जब प्रोटीन टूटना शुरू होता है तो उससे उसके प्रोटीन टूटने के बाय प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनिन। तो आपने देखा होगा कभी, ये पीछे वो बैठा था यहाँ पे फास्ट पे, क्या नाम था उसका? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जी। 5-6 दिन के बाद उसे क्रेटिनिन यूरिया की रिपोर्ट आपने देखी होगी, तो बढ़ गए थे, 6 तक पहुंच गया था। जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो ठीक हो गया। तो प्रोटीन टूटना शुरू हो जाता है इसलिए। और एक्सेसिव एक्सरसाइज से, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारा ना हो और ज्यादा कर रहे हैं तो भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है। मसल ब्रेक डाउन होने से, प्रोटीन ब्रेक डाउन होने से लोड बढ़ जाएगा। हाँ, उतना वो फिल्ट्रेट नहीं होगा। बेसिकली किडनी तो बस्ती मानते हैं ना हम, वृक्क या बस्ती का जो सिस्टम है, तो बस्ती तो वात का स्थान है, जो क्षेत्रता में मलानाम वाला कर्म भी बस्ती का, वात का कर्म बस्ती और पक्वाधान के जरिए होता है। तो अगर उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा बहिर्मलों का क्षेपण करने का और वात बढ़ने की वजह से, तो या तो वो उसकी वजह से बढ़ेगा बर्डन, और या तो आपकी बर्डन इसलिए बढ़ेगा कि मल बन ही ज्यादा रहा है। तो वो तब बनता है जब अग्नि ठीक काम नहीं कर रही है, तो सार कम बन रहा है, मल ज्यादा बन रहा है, तो भी बर्डन बढ़ता है। और अदरवाइज अगर वात बढ़ा हुआ हो तब भी उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से वात की वजह से, अग्नि मांद्य की वजह से, या मल के बढ़ने की वजह से, जिस किसी भी चीज की वजह से फाइनली फिल्ट्रेशन वाले फंक्शन के ऊपर बर्डन बढ़े, दैट विल ऑल गिव राइज टू, या फिर कोई ऐसे डायरेक्ट कॉजेस जो कि किडनी के लिए डैमेजिंग हो, जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, या कोई फूड इस तरीके का हो, या कोई ऐसी चीजें जो कि डायरेक्ट किडनी के लिए डैमेजिंग हो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर न्यूरॉन्स के लिए डैमेजिंग हो सकता है, या वो पूरा एड्रिनल एक्सेस के जरिए भी वो डैमेज कर सकता है। सो either it is damaging, or it is a metabolic problem, or it is an autoimmune problem. Depending on that, we have perhaps heard from that अलग-अलग कंडीशन में कॉज को देखते हुए
अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी। लेकिन हमारे यहाँ ब्यूटीफुल बात ये है कि हमारी मेडिसिन कुछ कॉमन है, मतलब कुछ जो चीज रिजेनरेटिव है वो ऑटो इम्यूनिटी में भी काम आती है, जैसे कि डॉक्टर साहब रुचि बहुत अच्छे से यूज करते हैं, तरह तरह से यूज करते हैं वो, इसलिए क्योंकि वो ऑटो इम्यूनिटी के हिसाब से भी यूजफुल है प्लस रिजेनरेटिव भी है। जैसे इन्होंने मुस्ता का एग्जांपल दिया या भूमिया मल्टी का, वो मेनली पाचन भी ऐसा कि जो आम पाचन करवा के भी ऑटो इम्यूनिटी को कम किया जा सकता है। सो मल्टीपल चीजों का या तो हम कंप्लीटली आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से विवेचन करें कि भाई ये आम पाचक है या ये मलपाचक है या ये मल शोधक है या ये वात का एक्सक्रीशन वाले फंक्शन में हेल्प करने वाला है, बस्ती शोधन है। इस तरह से हमारे यहाँ पे भी तो द्रव्यों का वर्गीकरण दिया ही हुआ है। अब वो लार्जली जो द्रव्यों का वर्गीकरण अवेलेबल है उनसे संबंधित मॉडर्न रिसर्चेस भी कुछ हैं जो इसको सपोर्ट करती है हमारे हाइपोथेसिस को, तो उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि यस ये मॉडर्न के हिसाब से डायग्नोस होके आए हुए डिजीज में इस हिसाब से सिलेक्ट किया जा सकता है। मैंने तो इनके मुंह से ऐसे ही सुनी है चीजें कि अगर उन्होंने देखा कि ऑटो इम्यून कंडीशन वाली वजह से जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो फिर वो रुचि काम आ जाती है। अगर किसी के केस में लिवर और वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है तो आई थिंक पिपली मूल चित्र मुथा इस तरह चीजें देते हैं। बट अगेन जैसे एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में कारण अलग होता है, चिकित्सा अलग होती है, वैसे ही एक व्यक्ति में स्टेज वाइज भी एक दवाई आपने फिक्स कर ली तो वही आप देते रहोगे ऐसा भी नहीं होता। मॉनिटर करते करते बीच बीच में दवा, हो सकता है उनका आम की स्थिति निकल गई तो फिर आपको कुछ और स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लिनिकल एंड पॉइंट्स को नजर में रखते हुए इवन एक इंडिविजुअल में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं दवाई में, और दो इंडिविजुअल में तो करने पड़ ही सकते हैं। मैंने तो यही देखा है इनको करते हुए, डिफरेंट वे में उसको आइटरेटिवली, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर आंख नहीं बंद कर सकते कि मॉडर्न साइंस को हम देखेंगे ही नहीं, लेकिन एक दूसरे से पुष्टि होती रहती है तथ्यों की और विचारों की भी क्लैरिटी हो जाती है थोड़ा इधर की तरफ से भी ध्यान दें। जैसे निद्रा का एग्जांपल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो वार्धक्य में बढ़ते हैं उनका मेन कॉज ये भी होता है कि उससे रिलेटेड टॉक्सिन्स ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ऐसी स्टडीज आई हैं कि नींद के दौरान इस तरीके के सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प होती है। अगर ठीक से नींद ना आए तो वो एक्सक्रीशन रुक जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो निद्रा को इतना एक उपस्तंभ भी बताया हुआ है, ना सिर्फ इसलिए कि वो पुष्टि करता है और हमें वेयर एंड टेयर या हेल्प करता है कि हमें शांति मिले, बल्कि उस शांति के दौरान इस तरीके के क्लीनिंग के काम भी होते हैं। तो मे बी इन सब चीजों का भी असर, जैसे बोलते हैं कि रात्रि जागरण से वात बढ़ता है और वात का काम है मलों को बाहर निकालना, तो अगर वो काम उसका रुक गया तो भी एक प्रॉब्लम ही है वो भी। जैसे एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है, वो जितने भी पेशेंट मेरे पास आए हैं सब ऐसे थे, वो 3 या 4 बजे 2 बजे सोते थे ज्यादातर। उनका स्लीप पैटर्न ही बहुत खराब हो रखा होता है, तो सुबह 11-12 बजे तक सोते रहते। 3 बजे 4 बजे सोएंगे तो इतना चाहिए ना नींद, तो नींद पूरी हो गई, लेकिन वो अलग टाइम पे हुई इसलिए और बहुत यंग एज के थे। मतलब नींद केवल पूरी होना काफी नहीं है, वो रात्रि स्वभाव प्रभाव जो वाली बात है वो होना जरूरी है, क्योंकि इसीलिए वो ना सिर्फ आहार और ना सिर्फ निद्रा पे उपस्तंभ रुक गए, तीसरा उपस्तंभ ब्रह्मचर्य है कि इन लाइन विद दी ब्रह्मन की जो साइकिल है उस साइकिल में रहते हुए आहार और निद्रा, ना केवल एनी टाइम आहार एनी टाइम निद्रा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी स्टडीज आई है कि योर बॉडी इज नॉट ए 24/7 फैक्ट्री, इट हैज इट्स ओन टाइम एंड शेड्यूल कि किस टाइम पे खाया जाए तो डाइजेशन होगा, चाहे कितना ही रिच फूड खा लो और कितना ही हल्का फूड खा लो, लेकिन टाइम पे ना खाओ
तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। सो आप लोग सर्च करेंगे यदि साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल में मिलेगा इस टाइटल से, योर बॉडी इज नॉट ए 24/7 फैक्ट्री। सर जैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज में कहते हैं कि भाई हार्ट हेल्थ के लिए आपको ये करना है, या अर्जुन शीरपा बहुत नॉर्मली लोग पीते हैं, इस तरीके से कुछ किडनी हेल्थ केयर के लिए डे टू डे एक्टिविटीज में या फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद हम पेशेंट्स को कुछ प्रिस्क्राइब कर सकें? मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस टॉक्सिन्स का लोड जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है। क्योंकि सर डे टू डे एक्टिविटीज में पेशेंट्स पेन किलर ले ही लेते हैं भाई, उनकी उसके लिए कुछ अगर डे टू डे एक्टिविटी में उनको हम बताएं कि ये आप कीजिए इस तरीके। जैसे कुछ दिन के लिए 5-7 दिन के लिए पुनर्नवा मूल का कुछ काढ़ा वाड़ा पी सकते हैं, या एक वो है वाटरमेलन, वो किडनी को क्लीन करता है। जब ठीक हो तो ऐसे खा सकते हैं उसको कभी कभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भावना, आप सादर आमंत्रित है कुछ हमारे स्टूडेंट्स को और इस ज्ञान यज्ञ में प्रकृति और जीनोमिक्स के ऊपर कुछ ऐसी बातें जो उनको जीवन भर एक अच्छे परिश्रम से आयुर्वेद को नए दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए हमेशा उद्यत करती रहेगी। डॉक्टर भावना। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रकृति के बारे में क्या बोलूं अभी, नहीं, उस दिन जो गार्डन में बोला था वही बोल दीजिए, जो आप बोलेंगे ना तो बहुत सारे मेरे इसमें स्टूडेंट है, कोमल, प्रिया और है ना, इन लोगों को बहुत ही डायनेमिक है ये लोग। डॉक्टर भावना एमबीबीएस छोड़ के आए हुए यहाँ, कहते नहीं पढ़ेंगे तो आयुर्वेद पढ़ेंगे, तो इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे वाली पीढ़ी अच्छी निर्माण हो जाएगी। जो आज मेरा ब्रह्मचर्य की बात डॉक्टर साहब ने बोली आई थी, ऐसा कोई दी रूल नहीं है आयुर्वेद में कि ये और इतना और इस समय ऐसे ही सबको खाना है ना। हम सब जानते हैं कि उसमें मॉडिफिकेशंस का और उसमें अमेंडमेंट क्या कहते हैं, पर्सनलाइजेशन का काफी हद तक स्कोप है। और वो पर्सनलाइजेशन इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के हेल्थ की बेसलाइंस अलग अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ पे धातु साम्य के लक्षण बताए, जो स्वास्थ्य के लक्षण है समदोष समाधनिष्ठ, उसी के क्लिनिकल लक्षण है अव्यवहार, अभिलाषा, निद्रा, लाभो, यथा कालम। तो इस तरह से जो हेल्थ को डिफाइन करने वाले जो डेफिनेट फीचर्स हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि आपको निद्रा 8 घंटे आनी चाहिए या इस समय आनी चाहिए और इस समय उठ जाना चाहिए। ऐसे लिखा है निद्रा लाभो यथा काल, या ऐसे लिखा है कि अव्यवहृतस्य आहार से काले सम्यक जरणम। अब कौन से काल, इसके लिए कितना फ्रीक्वेंट काल होगा, वो देयर इज अ स्कोप फॉर वेरिएबिलिटी। तो यही जो वेरिएबिलिटी है, ये हमें चाहिए कि हर व्यक्ति अपने लिए समझे और जाने और पैटर्न को आइडेंटिफाई करे और उसके पैटर्न के साथ और नेचर का पैटर्न हार्मोनाइज करे, जिससे कि उसमें पर्सनलाइज्ड हेल्थ रिकमेंडेशंस बनाए जा सके। तो इसी संदर्भ में प्रकृति के परीक्षण का जैसे एक हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पब्लिक हेल्थ में भी पर्सनलाइजेशन के लिए स्कोप रखते हैं। जैसे कि ये नहीं है कि पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ में, जैसे डॉक्टर मुझे हर बार बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ में, पहली बात तो हेल्थ में एज अ पार्टिसिपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बहुत कम है। जैसे कि ये है कि जैसे दुनिया ही बताएगी हमको कि हमें क्या करना है, हमें खुद को पता ही नहीं है। जैसे बाहर से कॉजेज आ गए, हम उसके विक्टिम बन गए, और हमारा अपना कोई वो नहीं है उसके प्रति डिस्प्ले करने का। जबकि आयुर्वेद में इससे ठीक विपरीत है कि चाहे बाहर से भी कोई रीजन आ जाए, चाहे जेनेटिक भी कोई रीजन हो, अल्टीमेटली उन चीजों का मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारे अपने फिजियोलॉजी और उससे रिलेटेड हमारे बिहेवियर पे डिपेंडेंट होता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, इसको हमें टैप ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। और इस संदर्भ में अभी हम लोग राष्ट्रीय प्रकृति परीक्षण कार्यक्रम में
जो आयुष्मान भारत के तहत आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में करने का निर्णय किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, उसके तहत सभी लोगों की प्रकृति जानने का हाँ ये बहुत सही याद दिलाया डॉक्टर साहब ने। अभी हम लोग उसके वर्कशॉप्स भी करते हैं, बल्कि आयुर्जिनोमिक्स का एक वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, उसके तहत। तो वो हम लोग मार्च में 17, 18, 19 मतलब 3 दिन ऑनलाइन है और उसके बाद 2 दिन ऑफलाइन IGIB में आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी उसकी। तो इसमें ये हुआ कि एक तो ये है कि पब्लिक हेल्थ में पर्सनलाइज्ड डाइटरी हेल्थ रिलेटेड रिकमेंडेशंस के लिए प्रकृति का प्रयोग। दूसरा, यही प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्या केवल हम लोगों को बताने के लिए ही है, या हम इसके जरिए कुछ मॉडर्न साइंस की भी नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न साइंस, जब हम ये बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस में ये नहीं है वो नहीं है, तो इसका मतलब कि और हमारे यहाँ पे ये है, तो क्या हमारे यहाँ पे जो है उसके जरिए मॉडर्न साइंस को हम कुछ नई डिस्कवरीज भी दे सकते हैं क्या? तो इस दिशा में ही हम लोगों ने ये काम शुरू किया था कि क्या मॉडर्न जीनोमिक्स और आयुर्वेद के मेथड्स को मिला के हम कुछ नए डिस्कवरीज कर सकते हैं। अब डिस्कवरीज का जहां तक सवाल है, हमें क्या इंटरेस्ट है, मॉडर्न जीनोमिक्स वाले करेंगे कुछ सही डिस्कवरी। हमारा इंटरेस्ट ये है कि इसके जरिए हमें आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वातपित्त का, उसके हमें मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मिल सकती है। तो इसमें हमने जो किया है कि प्रकृति में भी जो क्लोज टू एकल प्रकृति टाइप के जो लोग होते हैं बहुत कम मिलते हैं, जैसे 100 में से 8 या 9 ही मिलते हैं। उन लोगों के अगर हम हेल्दी होते हुए भी उनकी प्रकृति में वात या पित्त या कफ बहुत अधिक मात्रा में है, तो उसके ब्लड लेवल में क्या चेंजेस होंगे आपस में, जो कि बताएंगे कि हाँ, जब हम बोलते हैं कि किसी के शरीर में वात की मात्रा ज्यादा है तो उसके ब्लड पैरामीटर्स में क्या दिख रहा है, या उसके जेनेटिक प्रोफाइल में क्या ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से वैसा वैसा वात वाला स्ट्रक्चर या वात वाली फिजियोलॉजी उसके अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये हमारा आयुर्जिनोमिक्स बेसिकली यही है कि आयुर्वेद का जो क्लिनिकल मेथोडोलॉजी है और जो क्लिनिकल मेथोडोलॉजी से हम वातपित्त कफ तक पहुंचते हैं, उस वातपित्त कफ का मॉलिक्यूलर और जीनोमिक बेसिस ढूंढना, और वो सिर्फ ढूंढ के छोड़ नहीं देना, उस वातपित्त कफ की वजह से मिलने वाले मार्कर्स हैं, वो मार्कर्स क्या हमें किसी डिजीज के आने से पहले के भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोगों ने कुछ डिस्कवरीज भी की है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड हाइपोक्सिया मेटाबॉलिक चेंजेस पित्त और कफ के बीच में बहुत देखने को मिलते हैं। तो हाइपोक्सिया रिलेटेड और हीमोस्टेसिस यानी कि ब्लड कोएगुलेशन रिलेटेड चेंजेस भी पित्त और कफ में डिफरेंटली देखने को मिलते हैं। तो जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उनको एनवायरनमेंट से ऐसा कोई ट्रिगर मिल जाए जिससे कि और भी ज्यादा एक्सप्रेस हो जाए, तो फिर उनको डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है, कोएगुलेशन रिलेटेड डिजीजेस या हाइपोक्सिया रिलेटेड डिजीजेस। तो ऐसे में फिर क्या हमें ऐसी ही पित्त कफ शामक दवाइयां देने से उस चीज का रिवर्सल होगा क्या? इस तरह से हम लोग त्रिसूत्र आयुर्वेद का कंप्लीट मॉलिक्यूलर और जीनोमिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो आई वुड मैं आप लोगों को उसका चाहिए तो वो भी भेज दूंगी, इन केस एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द वर्कशॉप, जिससे कि आपको हम सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप सारा हमने जो किया है वो बता सकते हैं, और उसके बेस पे और क्या किया जा सकता है इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। दैट इज इट। If there are again any specific question, I think recommendations, personalization ये हमारा खासियत है। हम वन साइज फिट्स ऑल नहीं करते, जैसे मैंने कम्युनिटी मेडिसिन पे बात छोड़ दी थी बीच में कि हम ऐसे विक्टिम नहीं है कम्युनिटी मेडिसिन के नाम पे हम सिर्फ वैक्सीन्स नहीं लेते हैं या कोई आयोडाइज सॉल्ट खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम कम्युनिटी लेवल पे भी पर्सनलाइजेशन कैसे किया जाए, इसके लिए आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे काफी कुछ स्कोप है, और आई थिंक उस पोटेंशियल को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो हम हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए
अप्लाई कर रहे हो, चाहे डिजीज के रेफरेंस में हो, जैसा कि आज सीकेडी के संदर्भ में डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉज वाइज, स्टेज वाइज, कॉज भी है तो कहाँ है, उस वाइज हमें सिलेक्शन करने चाहिए। और एक बहुत ही जो वाइटल बात डॉक्टर साहब ने बताई, वो मुझे जिसको मैं एकदम वर्ड बाय वर्ड फॉलो करती हूँ, वो ये है कि उसको जाके देखो आयुर्वेद में कि ये किस संदर्भ में ऐसा वाला डिस्क्रिप्शन डिजीज का है, और उस संदर्भ में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि वो संदर्भ बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि हम लोगों ने दे भी दिया, सक्सेसफुल हो भी गए, तो हमें खुद ही नहीं पता कि हमने ये क्यों दिया और कैसे सक्सेस हो गया। और ऐसे में रिप्रोड्यूसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम आप वैसा अचीव कर पाओगे या नहीं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कितना सोच के दिया। एंड आई थिंक वो मैं लिटरली वर्ड बाय वर्ड आई जस्ट रिमेम्बर इट ऑल द टाइम कि साइंस हो चाहे मेडिसिन हो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक्सप्लेनेबिलिटी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए तो यही कहा जाएगा कि ये तो बाय चांस हो गया होगा। आई थिंक दैट्स व्हाई डॉक्टर साहब हमेशा रिफ्रेन करते हैं इस बात से कि ज्यादा फॉर्मुलेशन धार 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 ना बताया जाए, उसके पीछे की थोड़ी सी सोच या रीजनिंग, जिसको एक्सप्लेनेबिलिटी कहते हैं, और एक्सप्लेनेबिलिटी होगी तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगी। साइंस में रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द ओनली ऑथेंटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमारे यहाँ पे भी बोला है यदृच्छा वर्सेस explainability. I think I do not know how beneficial this session was, Dr. Hetal, and if at all there is any other expectation that we should be giving a different kind of discourse, we would be happy to kind of get that feedback. जी डॉक्टर साहब, नहीं बहुत इंफॉर्मेटिव है, और जिस हिसाब से हम विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए मिलते हैं, और नई पीढ़ी का निर्माण जैसे चरक सुश्रुत से हम सीखते हैं, और उसको हमने बहुत माथापच्ची करके जो एक आत्मसात किया, हमारे गुरुजनों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारी मेहनत का भी है, दूसरे का भी है। इसी तरीके से आने वाले स्टूडेंट्स जो ज्यादातर कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बैठे, और कम से कम मैं बहुत सालों से एक बात कह रही हूँ, फिर भी आज फिर से दोहरा रही हूँ कि हम कम से कम 3 लोगों को नौकरी दे, नौकरी मांगे नहीं। तो ये आत्मनिर्भर करने के लिए, और किसी को बोनस देना कितना बढ़िया लगता है, नहीं कि मांगना अच्छा लगता है ना। तो ऐसी कुछ भावना के साथ हम नई पीढ़ी में से श्रेष्ठ चिकित्सक निर्माण कर सके, और इसके लिए कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म 5 साल से आप जैसे बहुत सारे स्पीकर के ज्ञान रूपी यज्ञ के योगदान से चल रहा है। तो मुझे इनिशिएटिव है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आई थिंक एक डायलॉग शुड ऑलवेज कीप गेटिंग कंटिन्यूड। जी डॉक्टर साहब, मैं काफी साल से यहाँ हूँ, जैसे मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि भाई हमारा, आप सही कह रहे हैं कि टीचर्स का जैसे एक ग्रुप बन गया है, इसी तरीके से स्टूडेंट का एक ग्रुप बने कि जो नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन करे, उसमें पार्टिसिपेट करे, मन से पढ़े, है ना। जैसे अभी तो मैं अगर एनआईए में कभी भी किसी स्टूडेंट को पूछेंगे ना, आप यहाँ पढ़े हुए को भी पूछ लेना, वो ऐसे बोलते हैं कि वो पीछे पड़ी रहती है मैडम। तो मैं तो पड़ी रहती हूँ पीछे, क्या कर सकती हूँ, मेरे से जो हो सकता है वो करती हूँ मैं। तो जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई बच्चों को अपने आप प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि जो प्यासा है ना कहीं हम प्यासे थे, है ना, आप लोग भी प्यासे थे। तो हमने उस ज्ञान की शोध करने के लिए, उस ज्ञान रूपी कुएं को ढूंढने के लिए हमने अपनी जिंदगी लगा दी कि नहीं किस तरीके से होगा। तो ये बात सही है, मगर मैं कहीं ना कहीं बहुत बार पहले भी कही हूँ, विफल रही हूँ इसमें, है ना। मैं जैसा चाहती थी कि विश्व आयुर्वेद परिषद की ये व्याख्यान माला अनेक लोगों के जीवन में ज्ञान के प्रकाश के साथ बहुत अच्छी चिकित्सक
निर्माण करने की परंपरा को निर्माण करें। अगर वो नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं मैं बहुत बार मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ कमी रही है, मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ, आगे भी ढूंढती रहूंगी कि हम बच्चों को किस तरीके से समझाए कि भाई ये सच में बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, और इसीलिए मेरा कहीं ना कहीं ये सपना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने। जब कंधों पे भार आएगा तो ये सच में हमें समझ में आएगा कि हमारा राष्ट्र के लिए योगदान कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये सही बात है कि हम कहीं ना कहीं कम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी ओर से इस प्रयत्न को हम और तेज अंडरस्टैंडिंग नहीं, आयुर्वेदा के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, जब तक आयुर्वेदा के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयुर्वेदा के प्रति अंडरस्टैंडिंग जो हमारे तद्वित संभाषा है ना, जो मैंने पहले भी कुछ फोरम्स पे ये बात बोली है। आप तो आपके यहाँ तो बहुत ही इंटरेक्टिव है, मैं तो पहली बार ज्वाइन की हूँ, लेकिन वी एक्चुअली हैड अ गुड इंटरेक्टिव सेशन। But I think what I feel which is a little bit lacking in our fraternity's way of education is that हम लोग सवाल पूछने की जो छूट है ना, वो थोड़ी कम दे पाते हैं। तो मैं आपको अपना एक recent experience बताती हूँ। Maybe if we have some 5-10 minutes, जैसे अभी जेएनयू में आयुर्वेद बायोलॉजी का प्रोग्राम शुरू हो गया है, 5 साल का इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी आयुर्वेद बायोलॉजी। तो उसमें ये पहला बैच शुरू हुआ है। डॉक्टर हेतल, यू विल बी हैप्पी टू नो दिस। जी 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 बिल्कुल। क्लास 12 के बाद बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो आयुर्वेदा बायोलॉजी में उनको बीएससी और एमएससी मिलेगी। ठीक है, तो उनका सिलेबस वगैरह हमने बनाया है, और मैं अब उसमें आयुर्वेद फंडामेंटल्स पढ़ाती भी हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तो क्लासेस मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, अभी सब क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। और उसमें हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद का एक जो टॉप मतलब वो है सिलेबस का कोर्स, उसमें एक यूनिट है पूरा अष्टांग आयुर्वेद के प्रति उनको अवगत कराना कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है, और हर एक अंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना। अभी तो ये 12वीं कक्षा पास करके आए हुए बच्चे, आप यकीन नहीं करेंगे, अष्टांग आयुर्वेद के इंट्रोडक्शन में इन बच्चों ने, जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने कौमार नृत्य बोला उनको। कौमार नृत्य हमारा शुरू होता है गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स से। पीडियाट्रिक्स में मॉडर्न साइंस में पीडियाट्रिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक ब्ला ब्ला ब्ला, हर तरह का पीडियाट्रिक का एक अलग ब्रांच है। मतलब अपने आप में एक कंप्लीट मेडिसिन है पीडियाट्रिक्स। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वही डिसऑर्डर अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आया है तो उसका एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट अलग तरीके से होगा। मैनेजमेंट अलग इसलिए होगा क्योंकि उसमें ज्यादातर बार डेवलपमेंटल, कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक ओरिजिन का कॉज होगा, इसलिए उसको अलग से डील करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए पीडियाट्रिक की शुरुआत ही गायनेकोलॉजी से की हुई है कि इस तरीके की डेवलपमेंटल कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ना हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना हो, उसके लिए प्रिपरेशन हम गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के पीरियड से ही शुरू कर देते हैं। तो हाउ एडवांस इज दैट थिंकिंग कि पीडियाट्रिक को पीडियाट्रिक मैनिफेस्टेशन के टाइम पे हैंडल करने की बजाय उसके डेवलपमेंट से भी पहले के टाइम से हैंडल करना शुरू कर दिया। तो आप ताकि वो हुआ ही ना, है ना। तो मोस्ट ऑफ द, आप यकीन करेंगे 12th क्लास पास करके आए हुए बच्चे पहले महीने के कोर्स में उन्होंने मुझे ये पूछा, इसका मतलब हुआ कि कौमार नृत्य में प्रैक्टिकली सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इन्वॉल्वमेंट डिस्क्रिप्शन होगा, इज दैट राइट और नॉट? ऐसे मुझे बच्चों ने पूछा। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने अगत तंत्र उनको बताया, अगत तंत्र में क्या क्या है, these boys and girls they themselves, मैंने अगत तंत्र में फिलहाल उनको प्लांट ओरिजिन के विष और एनिमल ओरिजिन के विष और इन सब के बारे में अभी तक तो बताया ही था कि उनमें से किसी एक ने कहा कि क्यों मैडम ये डेफिनेट विष दिखने वाली चीजें क्यों, कुछ खाने की चीजें भी तो विषात्मक हो सकती है। ये 12वीं कक्षा पास करके आए हुए पहले महीने के कोर्स के बच्चे।
सो दैट इज नॉट बिकॉज आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में ये नहीं मिलता था। और ये आप पूरे क्लास इतना इंटरैक्टिव हो गया कि दे ऑल स्टार्टेड इमेजिनिंग कि हर एक ब्रांच में क्या क्या हो सकता है। तो मैंने उनको रिवर्स करने के लिए बोला कि आप बताइए कि कौन सी ऐसी मेडिसिन की ब्रांच आप इमेजिन करते हो या अपने आसपास देखते हो जो इस अष्टांग में कवर नहीं हुई, आप वो मुझे बताइए। लेट अस डू इट द रिवर्स वे नाउ। आप यकीन नहीं करेंगे 3-4 चीजें उन्होंने बताई मुझे, और उसमें फिर जो अष्टांग के ओवरलैपिंग एरियाज बताए कि अगर मान लीजिए किसी को विष होता है और कोई कोमा में चला जाता है तो वो हो गया तो हेड एंड नेक का प्रॉब्लम, लेकिन है विष की वजह से तो ये तो ओवरलैपिंग एरिया हो गया। मतलब इतने थॉट्स उनके मन में आने लग गए कि अष्टांग आयुर्वेद का डेफिनेशन कितने अलग अलग तरीके से उसका विभाजन हुआ है, कुछ अंग प्रत्यंगों के अनुसार हुआ है, कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज के अनुसार हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ जैसे भूत विद्या। और हम लोग को जो चर्चा करने में भी हिचकिचाहट होती है कि हम भूत विद्या के बारे में क्या चर्चा करें, एंड दे देमसेल्व्स आर कमिंग आउट टू से कि जिसमें शायद मैम कोई भूत यानी जो होता ही नहीं है लेकिन फिर भी दिखता है। तो ऐसे ही वो वाले मेंटल प्रॉब्लम्स जिसका कोई रीजन नहीं है लेकिन बंदे को परसीव हो रहा है। आप सोचिए कि ये 12वीं कक्षा पढ़ के आए हुए बच्चे ने। So I think we will have to make it little bit interactive, open, rather than thinking कि टीचर को सब कुछ पता है। स्टूडेंट जितने एंगल से लाइट थ्रो कर सकते हैं, आई थिंक उतने एंगल से कोई भी एक ब्रिलियंट से ब्रिलियंट टीचर भी हर एंगल से नहीं सोच सकता जितना स्टूडेंट्स के मल्टीपल डायमेंशन से आने वाली लाइट्स से पिक्चर क्लियर होता है। I think that is one thing. I mean, as a experience, I am just sharing with you. Maybe it is being done, and maybe students have different aspirations, जिसकी वजह से वो इतना ध्यान नहीं लगाते होंगे, ये भी हो सकता है। But I just thought, and I'm super excited about this batch, and मैं जो भी मतलब कि कितना फर्टाइल होता है ब्रेन की, आप थॉट्स बिना आगे पीछे की सोचे कि डरे कि भाई हमारा करियर में क्या होगा, ये क्या होगा, सिर्फ टॉपिक के ऊपर सोचा जाए तो कितनी सारी चीजें निकल के खुद ब खुद आने लगती है। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन का मुझे डॉक्टर साहब मुझे हर बार बताते हैं कि हम लोग, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी, आप लोग कभी विजिट करोगे तो देखिए लिखा है कि वी आर नॉट अ पैसिव विक्टिम। जैसे मॉडर्न साइंस में है तो या तो बाहर से पोल्यूशन आएगा या पैथोजन आएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, या तो कोई जेनेटिक बीमारी है जो हमने एज इट इज इनहेरिट की है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, एज इफ हम एक लाचार विक्टिम है और हमारा कोई रोल नहीं है। जबकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे हर समय दोनों तरह का रोल है कि जो आपको मिला है उसके पैरेलल आपको फिट करने वाला लाइफस्टाइल, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, लाइफस्टाइल से अपने आप को पोटेंशिएट करने वाला। एग्जैक्टली। सो ये जो कर्तापन जो है ना, मतलब डूअरशिप की फीलिंग जो अपने आप में एक लिबरेटिंग थॉट देती है कि वी आर नॉट जस्ट विक्टिम्स, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, एंड दिस लिबरेटेड फीलिंग हैज टू बी kind of passed on. I mean, that has to be made aware of, that we have to make it much more evident to any thoughtful mind. I think that would enthuse people कि yes, ये तो हमें empower करने वाली चीज है, ना कि हमें सिर्फ बस पुराने लोग जो बोल के गए वो ऐसे ही हमें बस याद करना है। This is what our thoughts are. I mean, I always keep gaining these kinds of क्या कहते हैं, inspirations from discussions with Dr. Prashar. So I just thought, I think he speaks very less, so I am speaking on his behalf. जी डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम। वैसे भी धर्मचारिणी सही जगह 50% की भागीदार है, और बिल्कुल आपको सुन के हमें और भी अच्छा लगा। डेफिनेटली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इससे प्रेरणा लेंगे और आगे ऊपर आयुर्वेद को बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाना, परम वैभव तक जाना, और उज्जवल भविष्य की जितनी भी यथाशक्ति यथा प्रयत्न वो कर सकते हैं उसमें जरूर योगदान देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कुछ मोना जी पूछना चाह रहे थे। मोना जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। आज का लेक्चर बहुत ज्ञानवर्धक है और मैं ये मानती हूँ कि अभी मधुमेह को लेकर जितनी भ्रांतियां और गलत तरीके से जो कुछ इलाज हो रहे हैं उनको देख के आज का सर का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी सर शुगर से रिलेटेड 2 केस मेरे ध्यान में ऐसे हैं जो वास्तव में जिनको वो कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाह रहे हैं। एक में तो ये है कि उन प्रोटीन की कमी और ड्राइनेस की बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ जाना, और ऐसे में क्या किया जा सकता है। और दूसरा केस सर इस तरह है कि NS के अंदर कुछ एक फोड़ा है और उसमें लग जाता है और कुछ पहले टाइम से चल रहा है। इंसुलिन काफी 4 इंसुलिन डेली के लगे 20 जो उसमें, और अब जो कंडीशन है उसमें जो ये जिस तरह से आने लगे बाद उनको मवाद आना, दर्द बहुत बढ़ती, यूरिन बढ़ जाना, ऐसे में क्या किया जा सकता है। और यदि वे आपसे ट्रीटमेंट उधर जाना चाहें, क्योंकि वो भी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन अचानक उनको जब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि एक बार एलोपैथ से कुछ जो इन्फेक्शन है उसको कवर करने के आपको इंजेक्शन वगैरह लगवा लीजिए। उनको वीकनेस हो गई, ऐसे किस तरह किया जा सकता है या क्या गाइड कर सकते हैं? डॉक्टर रामनिवास, हेलो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, कुछ इंटरनेट में मोना जी प्रॉब्लम लग रहा है। मैं चलो कोई बात नहीं, आपको है ना फोन नंबर अवेलेबल करवा दूंगी, आप फोन पे ही फिर एक बार इसको पूरा कर लीजिएगा, है ना। हेलो जी डॉक्टर ओके साहब, मैम। आज का शायद कुछ नेट में। जी जी आज मैं एक जी ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, और सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकारी में भी बहुत से शुगर के पेशेंट हैं जो बहुत भ्रमित हैं। आज का जो लेक्चर है वो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। जी मोना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए, सुनने के लिए और प्रश्नोत्तरी से इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए। मैं डॉक्टर साहब से वो आपको नंबर शेयर करती हूँ फिर। आज इस व्याख्यान में मैं चाह रही थी कि अभी कुछ हम बात करें, मगर स्पीकर डॉक्टर साहब का, मेन स्पीकर का आज अपना कुछ शायद इंटरनेट से कुछ है या अभी हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज विश्व आयुर्वेद परिषद के इस स्टेज से, इस मंच से मैं डॉक्टर रामनिवास पराशर और डॉक्टर भावना पराशर का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप दोनों यहाँ आए और हमारे इस ज्ञान यज्ञ में एक आहुति देकर आपने अपना योगदान दिया, और इसको हम सभी और अच्छी तरह से आगे बढ़ के और भी क्वेश्चन भी तैयार करके आपको फिर से एक बार इस मंच पर बुलाएंगे और बहुत सारे केसेस को डिस्कशन करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप हमें इसी तरीके से योगदान देते रहेंगे। आपने बहुत अच्छा योगदान देके हमें कृतार्थ किया है। आज 26 फरवरी है और 26 फरवरी एक बहुत बड़े महान आत्मा के श्रद्धांजलि का दिवस है। मैं इस मौके पे स्वातंत्र वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि को उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, प्रखर चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, ओजस्वी वक्ता, करोड़ों राष्ट्र भक्तों के प्रेरणा के स्रोत, अंडमान निकोबार की काल कोठरी में स्वयं को तिल तिल जलाकर राष्ट्र की स्वतंत्रता का दीपक जलाए रखने के लिए खुद की स्वयं के जीवन की आहुति दी, तथा अनेक ऐसे क्रांतिवीरों को उन्होंने साथ में जन्म दिया कि जो इस
धरा की स्वतंत्रता के लिए अविस्मरणीय योगदान जिन्होंने दिया, कुछ उन्हीं के शब्दों में मैं बोलना चाहूंगी। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आता हूं और फिर भी मैं जीवित हूं, हारी मृत्यु है मैं नहीं। ये वीर सावरकर जी के बड़े ओजस्वी शब्द है। वीर सावरकर, कभी भी आपको आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह से दिलो जान से पढ़ने का मन करे तो कभी सावरकर जी को आप पढ़िएगा, और वो पढ़ने के बाद आप इस भूमि से अपने आयुर्वेद से बहुत ज्यादा पैशन से प्यार करने लगेंगे और आप अपना सर्व कुछ सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ नए बच्चे हैं शायद वो ना जानते हो, तो वीर सावरकर जी ने जब उनसे इस राष्ट्र की सेवा नहीं हो पा रही थी तब अन्न जल और औषध का त्याग करके आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने ये कहा था कि अब इस शरीर से जब राष्ट्र की सेवा नहीं हो पा रही है तो इसलिए मैं स्वयं आत्मसमर्पण कर रहा हूं और मैं फिर से भूमि पे आके फिर से माँ की सेवा करूंगा। तो ये उनका जज्बा था कि ऐसे आज वीर सावरकर जी की पुण्य श्रद्धांजलि के ऊपर हमें सबको साथ बोलने का या मिलने का मौका मिल रहा है। हम कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी से, वफादारी से अपने आयुर्वेद को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं और स्वयं की खुद प्रैक्टिस करके हम अनेक लोगों को लाभान्वित करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके सपनों के भारत के लिए हमारा कण मात्र योगदान रहेगा। और मैं चाहूंगी कि हम सभी भारतवासी उस आग को समझे, उनकी जिजीविषा को समझे, उनकी प्रेरणा को समझे जो उन्होंने जीवन भर उस तरीके से जीकर हमें देने की कोशिश की। तो आज हम उनको शत शत वंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से इस योगदान को समझकर अपना अपना आयुर्वेद के प्रति योगदान को हमेशा पूरा करेंगे। आज के व्याख्यान के अंत में मैं पुनश्च डॉक्टर रामनिवास और डॉक्टर भावना जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पधारे। और आज वैसे डॉक्टर दीपा जी मिश्रा का व्याख्यान था, मगर कुछ उनकी मीटिंग के कारण मैंने जैसे ही रामनिवास जी को कहा कि डॉक्टर साहब आपका व्याख्यान 7 दिन पहले कर ले, तो आपने तुरंत ही अपनी रजामंदी दी। इसके लिए मैं आपका फिर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज के व्याख्यान की पूर्णाहुति के लिए सभी हम एक साथ में आज शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम शांति शांति।